अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल हमारा लाइव Q&A सेशन हुआ था टिकटॉक की टीम के साथ, जिसमें उन्होंने हमारे काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर किया और काफ़ी न्यू अपडेट्स थी जो कि उन्होंने हमें शेयर की हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैं आज की क्लास में कन्वे करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारा आरपीएम किस बिहाफ पे कैलकुलेट होता है, हमारे डैशबोर्ड में हमारी जो अर्निंग होती है वो किस बिहाफ पे होती है। उन्होंने हमें ये चीज़ क्लियर की कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ आते हैं तो फिर हम आपका डैशबोर्ड अपडेट करते हैं, उसी बिहाफ पे आपकी अर्निंग होती है। अब ये क्वालिफाइड व्यूज़ क्या होते हैं और नॉर्मल व्यूज़ में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो अपलोड करते हो, उस वीडियो के ऊपर 100 लोग आते हैं, 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आपकी उस वीडियो को 3 सेकंड तक देखा और आपकी वो वीडियो 1 मिनट की है। ठीक है, 80 लोगों ने सिर्फ 3 सेकंड तक देखा है, तो वो आपका एक नॉर्मल व्यू कंसिडर होगा, वो आपका क्वालिफाइड व्यू कंसिडर नहीं होगा। इसके अगेंस्ट वही वीडियो पे अगर 5 सेकंड मिनिमम आपको एवरेज मिनट व्यू आता है, 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी उस वीडियो को मिनिमम 5 सेकंड तक देखा है, तो वो आपका एक एवरेज मिनट व्यू कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूँ। इस पे जो एवरेज मिनट व्यू रहा है 41 सेकंड रहा है। ठीक है, 36 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर इसी बिहाफ पे है। जितना अच्छा आपका एवरेज मिनट व्यू रहेगा, मिनिमम इन्होंने रिक्वायर किया है कि आपका 5 सेकंड तक एवरेज मिनट व्यू होना चाहिए। ठीक है, अब वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने के उतने ही अच्छे चांसेस होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियो जो है वो टिकटॉक उसको पुश करता रहता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमें क्वालिफाइड व्यूज़ लेने हैं। क्वालिफाइड व्यूज़ किस बिहाफ पे आपको मिलने हैं, आपने अपनी वीडियोस के अंदर हुक्स लगानी है, लूप्स लगाने हैं, कॉल टू एक्शंस ऐड करने हैं, कंटेंट को इतना अच्छा एडिट करना है कि आपकी वीडियो के ऊपर अच्छी से अच्छी ऑडियंस आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और अच्छी से अच्छी आपको इंगेजमेंट है, जितनी अच्छी इंगेजमेंट आएगी उतना ही आपका आरपीएम जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट इन्होंने क्लियर किया था कि हाँ, अगर आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, 24 घंटे के बाद हम आपका डैशबोर्ड अपडेट करते हैं। इन केस अगर आपका डैशबोर्ड अपडेट नहीं होता तो क्या करना आपने, वो सारी चीज़ें आपको मैं फर्दर पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था या पहली चीज़ जो कि इन्होंने हमें ब्रीफ की। फिर दूसरे नंबर पे था डज आरपीएम फ्लक्चुएट, क्या आपका आरपीएम अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है, इस बिहाफ पे होता है। कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपने ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले नंबर पे ओरिजिनलिटी। अब टिकटॉक को ये चीज़ अच्छी तरह से पता होता है कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है, कौन सा कंटेंट कॉपीराइटेड है। ठीक है, तो आपने ओरिजिनलिटी उसके अंदर लेके आनी है, वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू एडिड कंटेंट टिकटॉक के ऊपर चलता है। उन्होंने हमें मीटिंग के अंदर भी बार बार यही चीज़ बताई थी कि आप जो है उसके अंदर वैल्यू ऐड करें। लो वैल्यू ऐड होने की वजह से, लेस वैल्यू ऐड होने की वजह से हम आपके कंटेंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, आपके कंटेंट के ऊपर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस आती हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि हमने अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करनी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी कंटेंट एडिट करके बताए, वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है। हर कंटेंट की उस बिहाफ पे एडिटिंग आपने करके उसके अंदर वैल्यू अच्छे से अच्छी लेके आनी है। अब ये पॉइंट भी उन्होंने क्लियर किया कि अगर आप करते हो खाली उसकी स्पीड तेज़, फ़िल्टर लगा दिया, उसको फ्लिप कर दिया, तो ये वैल्यू एडिट कंटेंट नहीं है, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। वैल्यू एडिशन आपकी इस तरह से हो, या तो आप फेस रिएक्शन के थ्रू बना ले, या गेम प्ले लगा ले, या फर्दर उसके अंदर एडिटिंग इस तरह से करें। ट्रांजेक्शंस लगा दी आपने, हुक्स खुद से बना के लगा दी, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस को एडिट करके आपको दिखाया। अगर आपको नहीं समझ आई वैल्यू एडिशन की, तो आप उन वीडियोस को देख के इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्ले ड्यूरेशन। आपके अकाउंट के ऊपर प्ले ड्यूरेशन क्या आ रही है, एवरेज मिनट व्यू क्या आ रहा है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया अपनी एक वीडियो की। फॉर एग्जांपल, ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर मुझे 41 सेकंड तक प्ले ड्यूरेशन आई है, एवरेज मिनट व्यू आया। इसी बिहाफ पे मेरी ये वीडियो 36 मिलियन व्यूज़ पे गई है। तो ये आपका मैटर करता है आरपीएम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है इस पे मुझे $1.5 तक भी आरपीएम आया है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो तब मोनेटाइज नहीं थी। अगर ये वीडियो मेरी मोनेटाइज होती, इस पे मुझे $1.5 का आरपीएम आ रहा था और इसकी ऑडियंस मुझे कहाँ की आ रही थी वो भी मैं आपको दिखा। यूनाइटेड स्टेट की 34% तक ऑडियंस थी, फिर यूनाइटेड किंगडम की, अदर्स में भी ऑडियंस थी, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम ऑडियंस थी, और मुझे यहाँ इस अकाउंट के ऊपर $1.5 आरपीएम आया है। अगर मेरी ये वीडियो मोनेटाइज होती तो 35 से 40 हज़ार डॉलर कहीं नहीं गए थे। इतना टिकटॉक पोटेंशियल रखता है, एक एक वीडियो आपको इतनी अर्निंग दे सकती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, मेरी इसके ऊपर इंगेजमेंट अच्छी आई हुई है। ठीक है, 36 मिलियन व्यूज़ के ऊपर 4.6 मिलियन मुझे इसके ऊपर रिएक्शंस आए हुए थे। जितनी अच्छी इंगेजमेंट होगी, जितना अच्छा आपका एवरेज मिनट भी होगा, वीडियो आपकी उतनी ही वायरल होगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और उस पर आरपीएम भी आपको उतना ही जो अच्छा आता है। ठीक है, मैटर करता है कि किस कंट्री के अंदर वो आपकी वीडियो साथ जा रही है। ठीक है, फिर हमारे पास सर्च वैल्यू।
क्या वो कंटेंट जो आप अपलोड कर रहे हो लोग उसको सर्च करके निकाल रहे हैं? क्या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपने बना के लगाया हुआ, लोग उसको सर्च करके निकाल रहे हैं, उसकी सर्च वैल्यू क्या है? ठीक है, इस बिहाफ पे भी आपका आरपीएम जो है वो इंक्रीज़ होता है। ऑडियंस इंगेजमेंट जो कि अभी मैंने आपको बताया जो कि मैटर करती है, आपने अपनी वीडियोज़ के अंदर हुक्स लगानी है, कॉल टू एक्शंस लूप, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने ऐड करना होती है ताकि उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस आए। जैसे ये वीडियो अभी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर 4.6 मिलियन मुझे रिएक्शंस आए 36 मिलियन व्यूज़ के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर भी दिखाया हुआ है, एक बॉक्सिंग की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके ऊपर मुझे 54 मिलियन व्यूज़ आए थे, 54 मिलियन व्यूज़ आए थे, उसके ऊपर 1.5 मिलियन समथिंग मुझे सिर्फ रिएक्शंस आए थे। ठीक है, और इसके ऊपर सिर्फ 36 मिलियन व्यूज़ आया, 36 मिलियन व्यूज़ पे उसके डबल से भी डबल मुझे जो वो इंगेजमेंट आई है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी आपकी मैटर करती है, खाली यही नहीं कि आपका कंटेंट वायरल हो रहा है। अब ये मोस्टली चीज़ हो रही है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स के ऊपर कि आपको व्यूज़ तो 50-50 हज़ार उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब आपके रिएक्शन है उसके ऊपर 150-200 है तो उस पर आपको टिकटॉक क्या अर्निंग पे करेगा? फिर उसी हिसाब से आपके 3-4 हज़ार क्वालिफाइड व्यूज़ कंसिडर होते हैं बाकी 50 हज़ार व्यूज़ में से। ठीक है, और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी कितने बनते हैं, 5 सेंट बन गए, 10 सेंट बन गए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुश किया जाए तो वो डॉलर्स में कंसिडर कर लें तो $5 मैक्सिमम आपको उसके ऊपर फिर अर्निंग होती है। कंटेंट में जब वो जान डालें, हुक्स लगाएं, कॉल टू एक्शंस लूप, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है ताकि आपका कंटेंट इतना पुश हो और ऑर्गेनिक की तरफ आए, 1 मिनट ग्रोथ के चक्करों में ना पड़े, उस पे ज़्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन ही आ रहे हैं। ठीक, फिर हमारे पास एरिया ऑफ ऑडियंस के, वो ऑडियंस किस कंट्री की आ रही है, ये ऊपर जो 4 चीज़ें बताई हैं ये तो आपका आरपीएम इंक्रीज़ करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि एरिया ऑफ ऑडियंस क्या है, किस कंट्री के अंदर आपका वो कंटेंट देखा जा रहा है, उसी बिहाफ पे आपका आरपीएम जो है वो डिसाइड होता है। अगर ये सारी चीज़ें यूएसए के अंदर हो रही है, ठीक है, आपकी इंगेजमेंट भी, सर्च वैल्यू भी, प्ले ड्यूरेशन भी, ओरिजिनलिटी भी, तो फिर उस पर आपको जो है वो टोटली, अगर यूएसए की ऑडियंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको $2 तक आरपीएम आता है, मिनिमम आपको $1 तक आरपीएम आता है। ठीक है हमारे पास टॉप 5 हाई आरपीएम कंट्रीज होती है जिसमें पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारे पास डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट और पाँचवें नंबर पे सिंगापुर आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे टिकटॉक बैन है, ठीक है, इस वजह से हमें जो है वो वहाँ से एक क्वालिफाइड व्यूज़ कम ही आने देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कि वैसे वो इंग्लिश बोलने वाली कंट्री, अगर वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन होती तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा अच्छा आरपीएम देने वाली कंट्री होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टिकटॉक को बैन किया हुआ। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, वो अपनी जो है वो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, डचीज बोलते हैं, इस वजह से लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से और छोटी कंट्री होने की वजह से ऑडियंस हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है वहाँ के भी। सेम चीज़ नॉर्वे के ऊपर भी होती है। ठीक है, वो भी अपनी जो है वो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, छोटी कंट्री होने की वजह से हमें उस पर भी काफ़ी कम जो है वो व्यूज़ देखने को मिलते हैं। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट आता है। ठीक है, अब जो ये ऑस्ट्रेलिया है, अगर सारी ऑडियंस, अगर तो यूएसए सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन होती तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको $4 तक आरपीएम आ सकता था। इसका मतलब ये कि 1,000 व्यूज़ के ऊपर आपको $4 तक मिल सकते थे। ठीक है, और 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपके $4,000 बनने थे। ये चीज़ आपकी होनी थी ऑस्ट्रेलिया के आईपी के ऊपर, बाकी वहाँ पे फ़िलहाल तो उन्होंने बैन किया हुआ। ठीक है, डेनमार्क के ऊपर भी अच्छा खासा आरपीएम आता है, नॉर्वे के ऊपर भी अच्छा खासा आरपीएम आता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, कंटेंट फिर आपको उनकी कंट्री का बनाना पड़ेगा, उनके आईपी से अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ की ऑडियंस लेनी पड़ेगी, फिर जाके आपका आरपीएम है उसी बिहाफ पे बढ़ता है। बाकी यूनाइटेड स्टेट अच्छी कंट्री है, इस पे काम करें, यूके पे काम करें, दोनों कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, आरपीएम भी ऑलमोस्ट सेम है, अच्छा आरपीएम है। ठीक है, इनको आप टारगेट करें, अच्छा आपको उस पर भी आरपीएम आता है और अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि एरिया ऑफ ऑडियंस क्या है, किस कंट्री के अंदर आपका कंटेंट देखा जा रहा है। 50% तक आपके आरपीएम को ये चीज़ पुश करती है, 50% तक आपकी जो आरपीएम को पुश करती है वो एरिया ऑफ ऑडियंस। अगर यही आपकी सारी की सारा पाकिस्तान में कंटेंट देखा जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर आपको 20 सेंट, 30 सेंट या 50 सेंट तक आरपीएम आ सकता था, इससे ज़्यादा आरपीएम नहीं आपका जाना था। ठीक है, कहाँ पे $1, $1.5, $2 तक जा रहा है यूएसए के अंदर, क्योंकि सीपीसी मैटर करता है, उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में डिफरेंस है, इस बिहाफ पे हमारा आरपीएम फ्लक्चुएट करता है। पाकिस्तान में जो ऐड है वो जो है वो पीकेआर के अंदर चलते हैं, वहाँ पे डॉलर्स के अंदर चलते हैं, जो है एड स्पेंडिंग डॉलर्स में होती है, यहाँ पे पीकेआर में होती है, इस बिहाफ पे हमारा जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट करता है कंट्री किसके अंदर आपका वो कंटेंट देखा जा रहा है। ये जो है वो आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है अपने कंटेंट के अंदर ताकि आपका जो आरपीएम है वो इंक्रीज़ हो। ये जो फ्लक्चुएट होता है, रिसेंट मैंने पोस्ट भी देखी, काफ़ी कहते हैं कि हमारा पहले $1 आरपीएम आ रहा था, अब वो
8 सेंट पे आ गया, 0.08 सेंट पे आ गया, 0.010 सेंट पे आ गया, इस तरह से हमारा आरपीएम जो है वो डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो वो डी वैल्यू जब कंटेंट हो जाता है तो फिर आपके कंटेंट्स के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर हमारे पास हाउ कैन आई इंक्रीज़ माई आरपीएम, जो कि अभी मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर किए। क्वालिटी आपने इंक्रीज़ करनी है अपने कंटेंट की, ठीक है। अब ये क्वालिटी से क्या मुराद है कि कंटेंट आपका ये ना कि ब्लरनेस उसके अंदर है, ठीक है। आप अपनी तरह से तो वीडियोस को एचडी फॉर्म में अपलोड करते हो। एक मिस्टेक आप ये करते हो कि ड्यूरिंग अपलोडिंग आप जब मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, ठीक है। अब आपने अपलोड की, जहाँ पे आपने टाइटल हैशटैग सारी देने, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था मोर ऑप्शंस, ठीक है। वहाँ पे आपने क्लिक करके लास्ट पे देखना कि लिखा हुआ आएगा एक ऑप्शन अपलोड हाई क्वालिटी, ठीक है, अपलोड इन हाई क्वालिटी। उसको आपने इनेबल करना है ताकि आपकी वीडियो के ऊपर ब्लरनेस ना है। जब तक आप अपने उस अकाउंट से वीडियो को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने अकाउंट से उस वीडियो को प्ले करके देखते हो, तो आपको वो वीडियो ऐसे ही लगेगी जैसे वो ठीक क्वालिटी के अंदर, एचडी क्वालिटी के अंदर है। जब आप उसी वीडियो को किसी दूसरे या तीसरे आईपी से चेक करोगे, ठीक है, तो वो आपको ब्लर नज़र आएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कंटेंट की क्वालिटी भी मैटर करती है। टिकटॉक इस चीज़ को भी देखता है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कंटेंट आपका, टिकटॉक उतना ही अच्छा आपको उसके ऊपर आरपीएम देता है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ऑडियंस, वही बात जो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, जिस कंट्री के अंदर आपकी वो वीडियो देखी जा रही है, आरपीएम भी उसका उसी बिहाफ पे होगा। फिर एवरेज मिनट व्यू या प्ले ड्यूरेशन, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जितनी अच्छी प्ले ड्यूरेशन होगी या एवरेज मिनट व्यू होगा, उतना ही अच्छा आपको उसके ऊपर आरपीएम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हुक्स लगा के स्टार्ट के अंदर आपने 5 सेकंड तो मिनिमम एवरेज मिनट व्यू लेना ही लेना है। उससे जितना अच्छा आ जाए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो आपके लिए बेटर है। फिर आपने क्या करना है, यूज़र, अच्छा, यूजिंग ऑफ सर्च क्रिएटर सर्च इनसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेंड को चेक कर सकते हो कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। उस ट्रेंड को आपने पकड़ा, उसके वो फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, म्यूज़िक है, वो आपने करना किस तरह से है, क्या चीज़ है, ये कुछ अकाउंट्स के ऊपर आपको शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं अपना एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक आप आ जाओगे सर्च बार पे। सर्च बार पे आने के बाद क्रिएटर इनसाइट लिख के आपने सर्च करना है, ठीक है। क्रिएटर इनसाइट सर्च लिख के आपने सर्च किया, आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर तो व्यू का बटन हुआ तो फिर वो जो है वो प्रोग्राम ठीक है। अगर यहाँ पे फॉलो हुआ तो उस चीज़ को आपने जब वो कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि लोगों ने इसके ऊपर अपनी फेक प्रोफाइल भी बनाई है। अब ये टिकटॉक का ऑफिशियल है, ठीक है। ये कुछ अकाउंट्स पे आपको ये आता है, या मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा वायरल अकाउंट्स हो तो उनके ऊपर ये आपको आ जाता होता है। आप फिर क्या करते हो, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में जाते हो, ट्रेंडिंग में जाके चेक करते हो कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक शॉप के ऊपर, या फूड का कंटेंट है, स्पोर्ट्स का कंटेंट है, गेमिंग का है, साइंस का है, या भी जिस तरह का कंटेंट है, आप उसको यहाँ से सर्च आउट करके निकाल सकते हो। यहाँ से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वीडियोज़ है या ये कंटेंट है जो कि वायरल चल रहा है, ठीक है। आप फिर उसको उस हिसाब से पकड़ते हो और आगे एडिट करके अपलोड करते हो। स्पोर्ट्स के कंटेंट पे क्या है कि आपको कॉपीराइट के मसले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वायरल है, ठीक है। अभी ये देखिए ग्राफ काफ़ी ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब ये कि स्पोर्ट्स का जो कंटेंट है वो अभी वायरल चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से चेक करने को मिलती हैं। आप सजेशंस पे भी जा सकते हो कि आपकी नीश के रिलेटेड किस तरह का कंटेंट है। मैकबुक का कंटेंट बड़ा वायरल चल रहा है, जो सेकंड नंबर पे वीडियो, ठीक है। क्यों वायरल चल रहा है, क्योंकि यूएसए के अंदर एक क्रिएटर था, उस बंदे ने क्या किया था, पिछले 2 साल का प्री रिकॉर्डेड कंटेंट वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहा, ठीक है। और वो एक 200-150 किलो का, वो समझ ले कि इतना उसका वज़न था, ठीक है। और वो 2 साल का उसने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। बैक हैंड पे वो एक्सरसाइज करके अपना सारा वो वेट जो लॉस कर रहा था, ठीक है। तो वो कहते हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोग कहते हैं कि इस बंदे ने पूरी इंटरनेट के साथ गेम खेली है, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट अपलोड किया है, 7 मंथ बाद वो फिर से आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी उसका वज़न 60 किलो होता है, ठीक। वो लोग उस चीज़ को लेके जब काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि इस बंदे ने 100-150 किलो वज़न किस तरह से कम किया है, वो भी इतने कम ड्यूरेशन के अंदर, 7 मंथ के अंदर, ठीक है। इससे भी कम शायद वो था। तो वो फिर उसने बताया कि प्री रिकॉर्डेड कंटेंट था, जो कि मैंने आप सबको दिखाया। वजह से ये कंटेंट काफ़ी वायरल चल रहा है। अब ये चेक किया करो कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। अब मैंने आपको किस बिहाफ पे ये चीज़ बताई, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चेक किया, इसी बिहाफ पे बताया। आप भी देखो किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, उसको पकड़ो, उस पर काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने क्रिएटर सर्च इनसाइट्स को यूज़ करना है। फिर हमारे पास आता है वीडियो रेवेन्यू कंटिन्यूसली जनरेट, कि हमने जो वीडियो अपलोड की है, ठीक है, आज से 1 मंथ पहले हमारा अकाउंट मोनेटाइज है, हमने एक मंथ पहले वीडियो अपलोड की थी, क्या वो हमें 1 मंथ के बाद भी अर्निंग देगी? बिल्कुल, टिकटॉक ने बोला हुआ है आपको उस पर 1 मंथ के बाद भी अर्निंग मिलेगी, ठीक है। अब मेरे कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिनके ऊपर मैंने अपलोडिंग नहीं की, एक एक दो दो मंथ हो गए, लेकिन स्टिल उसके ऊपर मुझे जो अर्निंग्स हो रही हैं, 600 700 800 डॉलर मुझे उसके ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मेरा जो पहले का इतना कंटेंट उसके ऊपर अपलोडेड है,
उस पे क्या होता है, कोई ना कोई वीडियो टिकटॉक उठा के मेरी रिकमेंडेशन में डाल देता है, मुझे उसके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं और मेरी उस पर अर्निंग हो जाती थी। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, जितना क्वालिटी कंटेंट आपके अकाउंट के ऊपर पड़ा होगा, वो चाहे 1 मंथ पुराना हो, 1.5 मंथ पुराना हो, 2 मंथ पुराना हो, आपने अपने अकाउंट को ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ तो आपको अर्निंग देता है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, जितनी देर तक आपकी वो वीडियो टिकटॉक के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक हो गया। फिर हमारा जो रेवेन्यू है वो कितने वर्किंग डेज में हमारे डैशबोर्ड में आ जाता है। 1 to 2 डेज़ के अंदर इन्होंने बताया, वैसे तो 24 घंटे के अंदर ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि 1 से 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी जो अमाउंट है आपकी डैशबोर्ड के अंदर अपडेट हो जाती है। अब पिछले दिनों एक बग भी चल रहा था, हमने उनसे ये भी पूछा कि हमारी जो अर्निंग है मोनेटाइज होने के बाद, इवन तो मेरा एक स्टूडेंट था उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, गेमिंग कंटेंट वो अपलोड कर रहा था, ठीक है, अब उसका रेवेन्यू नहीं जो डैशबोर्ड के अंदर आ रहा था, 50,000 व्यूज़ आ गए, बोल रहा मोहसिन भाई मेरे जो व्यूज़ इतने अच्छे आ गए हैं, ठीक है, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं हुई। तो फिर मैंने उसको बोला कि रिपोर्ट करो, ये चीज़ हमें उन्होंने क्लियर की थी। अगर आपकी जो अर्निंग है वो डैशबोर्ड के अंदर अपडेट नहीं हो रही, आप हमें रिपोर्ट करें। टिकटॉक की अंदर एक फ़ीचर होता है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का, वहाँ से भी टिकटॉक फीडबैक पे जाके भी हमें जो आप इस प्रॉब्लम की रिपोर्ट करें अपने उस अकाउंट के यूज़र नेम और मेल के साथ, ठीक, तो हम इस चीज़ को जो है वो टैकल कर देंगे, ठीक है, आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो डैशबोर्ड है वो अपडेट कर देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ ओरिजिनल कंटेंट, कि ओरिजिनल कंटेंट क्या चीज़ है, किस बिहाफ पे टिकटॉक आपके उस कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर करता है। पहले नंबर पे हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी जितनी इन्हेंस होगी वो उतना ही हाई क्वालिटी कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास वैल्यू एडिट कंटेंट, आपने उस कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, जिसपे हमने स्टार्ट टॉपिक नंबर 1 पे बात की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ ऐड करनी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ऐसे मैंने कंटेंट्स बताए हैं, आप उन्हीं को पकड़ के काम कर लेना, तो उन्हीं से आपका सारा काम चल जाएगा, ठीक है, आपको फर्दर इतने थ्रू आउट रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है, एज इट इज़ आप काम करके उनमें वैल्यूज़ ऐड कर। फिर आ जाता है फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको मैं आगे क्लियर करता हूँ। हमें जब वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि हमें सिर्फ कॉपीराइट से बचना है टिकटॉक के ऊपर, बाकी ये पूरी बात इस पे फुलफिल नहीं होती। इस पे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि टिकटॉक ने हाईलाइट की हैं। मीटिंग जब स्टार्ट हुई थी हमारी टिकटॉक की टीम के साथ, तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन से पहले उन्होंने हमें ये चीज़ क्लियर की थी कि आपने किसी किस्म के ऐसे कंटेंट पे काम नहीं करना जिसके अंदर वल्गैरिटी हो, अडल्टिज्म हो, या वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो, हरेसमेंट वाला कंटेंट हो। इन कंटेंट्स पे आपने काम नहीं करना। इस चीज़ को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, ठीक है। शुरू करने से पहले इन्होंने ये सारी गाइडलाइंस हमें क्लियर की थी, तो इन सारे जो है वो कंटेंट्स को हमने नहीं यूज़ करना है। हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं हमारे कंटेंट के अंदर वो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, वो इंग्लिश के अंदर जो गालियाँ देते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कहते हैं हमारा कंटेंट सारी चीज़ें ठीक था, फिर भी टिकटॉक ने हमें ये प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम हम खुद के लिए खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर इस तरह से अब्यूज़ वर्डिंग हो उस चीज़ को या तो आप एडिट करके साइलेंट कर दो या उस पर बीप लगा दो, कुछ भी इस तरह करके उसको एडिट कर दो, ठीक। वेल एडिटेड कंटेंट होना चाहिए, अच्छी तरह से आपने उसको एडिट करना है, ठीक है। एडिटिंग ही समझ नहीं आ रही, वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब पे, देखें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपने वीडियोस को डुइट या वो आपकी डुइट या स्टिच वीडियोस नहीं होनी चाहिए। अब टिकटॉक पे एक फीचर है कि आप किसी की वीडियो को डुइट कर सकते हैं, अपने फेस रिएक्शन के साथ उसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट कंसिडर नहीं होगा। होगा तो वो रिएक्शन बेस्ड कंटेंट ही, ठीक है, जो कि हमने पहले भी इस चीज़ पर डिस्कशन की थी, वो आपका रिएक्शन कंटेंट होगा, रिएक्शन बेस्ड कंटेंट होगा, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट कभी भी कंसिडर नहीं होगा कि वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जो रिएक्शन दे रहे हो वो किसी दूसरे की वीडियो के ऊपर दे रहे हो, वो वीडियो टिकटॉक एज अ कॉपीराइट कंटेंट या वो डुइट वीडियो के तौर पे कंसीडर करता है, वो कभी ओरिजिनल वे में नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने हमें क्लियर की थी कि ये चीज़ अगर आपकी वीडियो के अंदर है तो आपका ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर नहीं होगा। फिर फोटो मोड पोस्ट ठीक है, वो फोटोज़ को जब ओरिजिनल कंटेंट के अंदर कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, वो चाहे आपकी कोई कोट टाइप वीडियो पोस्ट हो, ठीक है, जो कि आपने की क्योंकि टिकटॉक के ऊपर दो तरह की अपलोडिंग्स होती हैं, एक वीडियो अपलोडिंग है, एक है पिक्चर अपलोडिंग, ठीक है। पिक्चर अपलोडिंग है वो ओरिजिनल कंटेंट के अंदर कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ वीडियोस को देख रहे कि हाँ भाई अगर आपकी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था कॉपी अदर क्रिएटर्स कंटेंट शोइंग देयर वाटरमार्क। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, उसके अंदर जो है वो वाटरमार्क आ रहा है उस कंटेंट क्रिएटर का, तो वो आपका कॉपीराइट कंटेंट कंसीडर होगा, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें मेरा यूज़र नेम लिखा होगा, ठीक है, मेरे अकाउंट का यूज़र नेम शो हो रहा है, तो वो कॉपीराइट कंटेंट ही कंसीडर होगा, जितना मर्जी मैं एडिट कर लूँ टिकटॉक उसको डी वैल्यू करेगा, कभी भी वैल्यू एडिट वो कंटेंट नहीं होगा, ठीक है।
तो वाटरमार्क वाला कंटेंट आपने यूज़ नहीं करना जिसमें क्रिएटर ने अपना वाटरमार्क यूज़ किया हो, ठीक है। मोस्टली क्रिएटर क्या करते हैं, वो ड्यूरिंग एडिटिंग ही अपनी वीडियो के अंदर अपना खुद का वाटरमार्क ऐड कर लेते हैं। हम उसकी वीडियो को एडिट करके अपलोड कर भी दें तो फिर भी हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो कि मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वाटरमार्क वाले कंटेंट को आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कंपाइल अदर क्रिएटर्स वीडियो, ठीक है। इस कंटेंट पे मैंने काफ़ी काम करवाया हुआ है, ठीक है, कंपाइलेशन वाले कंटेंट के ऊपर। वो भी आपका ओरिजिनल कंटेंट कंसिडर नहीं होता, आप क्या करते हो कंपाइलेशन वाले कंटेंट के अंदर। इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड की हुई थी, ठीक है, अब वो देख लीजिएगा। अब कंपाइलेशन में क्या होता है, हम छोटी छोटी वीडियोस के क्लिप को पकड़ते हैं, वो चाहे फ़नी हो, वो चाहे कैट्स की वीडियोस हो, वो चाहे डॉग की वीडियोस हो, वो कोई इस तरह की वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। उनको हम छोटे छोटे क्लिप्स को मर्ज करके 1 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करते हैं, हमारा कंपाइलेशन कंटेंट होता है, ठीक है। अब वो भी कंटेंट हमारा ओरिजिनल कंसिडर नहीं होता, बाकी है कि टिकटॉक इसे इसको अलाउ करता है। अगर आप क्लिप की ड्यूरेशन उस तरह से करते हो, क्लिप की एडजस्टमेंट आप उस तरह से करते हो, क्लिपिंग आपको करना आती है, तो फिर ये कि आपका वो चल जाएगा। ट्रांजेक्शन्स आपने लगाई है उसके अंदर टिकटॉक की लाइब्रेरी से लगा लें, ठीक है, या ड्यूरिंग कैपकट से जब एडिट कर रहे हो तब लगा लें। ये सारी चीज़ें अब आपने उसके अंदर करनी है। कंपाइलेशन वाला कंटेंट बड़ा ही वायरल होता है टिकटॉक के ऊपर, बाकी एक उस पर हमें आरपीएम कम देखने को मिलता है, इवन दो कि वो यूएसए के अंदर ही क्यों ना वीडियो आपकी वायरल जा रही हो, ठीक। तो इस बिहाफ पे आपका फिर आरपीएम जब वो फ्लक्चुएट करता है, आरपीएम आपको इसके ऊपर लो आता है, ठीक। बाकी एक इस पे व्यूज़ आपको अच्छे आ जाते हैं, आरपीएम लो ही मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कॉपीराइट म्यूज़िक। ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि हमें म्यूज़िक के ऊपर कॉपीराइट तो आता है, उस पर हमें इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। पहले नंबर पे ये कि आप जो है हमारे जो म्यूज़िक ट्रेंड में चल रहे हैं लाइब्रेरी से चेक करें, आपकी नीश के रिलेटेड जो आपको अच्छा म्यूज़िक ट्रेंड में चलता हुआ मिल रहा है, आप वो म्यूज़िक पकड़ें अपनी वीडियो के अंदर लगाएं, ठीक है। वो आपका म्यूज़िक सब एक्सेप्टेबल होगा, उस पे आपकी वीडियो को बूस्ट भी मिलेगा। लाइब्रेरी के म्यूज़िक को उन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे 1 मिनट प्लस की म्यूज़िक की वीडियोस भी मिलेंगी, आप उनको यूज़ करें, अदर दैन यूट्यूब से आप उठाओ। अब यूट्यूब पे मोस्टली लोगों का क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ कि एक वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक, ठीक है, वो आप निकाल के टिकटॉक की वीडियोस में लगा रहे हो। जो नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक लिखा हुआ है ना, वो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए लिखा हुआ कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, टिकटॉक पे नहीं चलेंगे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेंगे, ठीक है। टिकटॉक पे लगाओगे तो टिकटॉक ने उस पर कॉपीराइट देना ही देना है, क्योंकि वो टिकटॉक के लिए कॉपीराइटेड है, ठीक है। यूट्यूब की हद तक वो नॉन कॉपीराइटेड है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, म्यूज़िक हमने टिकटॉक की लाइब्रेरी के यूज़ करने हैं। इन्होंने बताया था कि आपकी वीडियो के ऊपर रिस्क बन सकता है इस चीज़ का, अगर आप कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो ओवर 1 मिनट, उसकी ड्यूरेशन जो है वो 60 सेकंड से ऊपर है, तो फिर उसके ऊपर आपकी वीडियोस के ऊपर रिस्क बनेगा, आपको कॉपीराइट्स आ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि आपकी वीडियोस म्यूट हो जाती हैं, वो इसी बिहाफ पे होती है, टिकटॉक उसको कॉपीराइट में कंसीडर करता है उस म्यूज़िक को, ठीक। फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है लाइब्रेरी के म्यूज़िक से। अगर इस तरह से भी हो जाए तो फिर आपके कंटेंट के ऊपर जो व्यूज़ पहले आ रहे होते थे बाद में कम हो जाते हैं, व्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना कि म्यूज़िक हमने टिकटॉक की लाइब्रेरी का ही यूज़ करना है, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वाई माई वीडियोज़ डिसक्वालीफाई, ठीक है। मेरी वीडियोज़ डिसक्वालीफाई क्यों हो रही हैं, क्या वजह है जो कि टिकटॉक मेरी वीडियोज़ को डिसक्वालीफाई करता है। नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइन। अब ये नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइन, इस पर मैं पूरा आपको एक चैप्टर देता हूँ, आपने रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या चीज़ है, टिकटॉक की नज़र में कौन। अब टिकटॉक ने ये नहीं बोला हुआ कि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम ना करो, वो खुद हमें बता रहे थे कॉपीराइट कंटेंट पे काम करो, ठीक है, बस आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, इस पर मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास लो क्वालिटी कंटेंट, जो कि एज इट इज़ मैंने बताया, अगर कंटेंट में अगर ब्लरनेस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो टिकटॉक उसको डी वैल्यूड कंटेंट समझता है और उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। अनओरिजिनल, लेस वैल्यू एडिड, वही चीज़ आ गई, ठीक है। किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट है, वैल्यू आपसे सही से ऐड नहीं हुई, तो वो आपका अनओरिजिनल कंटेंट ही कंसिडर होगा। फिर लास्ट में उन्होंने एक पॉइंट बताया, सिक्योरिटी इशू, ठीक है। अब इस चीज़ पे जो है मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था जब उन्होंने हमें इस चीज़ का आंसर किया था, ये मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ, ठीक है। इस पे भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के देता हूँ। बाकी इन्होंने हमें ये 4 वजूहात बताई थी जिस बिहाफ पे हमें डिस्क्वालीफाई आता है। सिक्योरिटी रीज़न है, अनओरिजिनल है, लेस वैल्यू एडिड है, लो क्वालिटी कंटेंट है, नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइन। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपकी वीडियो के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। इन 3 चीज़ों की तो आपको समझ आ गई होगी, इसकी समझ नहीं आई होगी, इसका मैं आपको समझ, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक है व्हाट इज़ क्रिएटर एकेडमी, जो कि आपको मैं बता रहा था नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइन। अब एक क्रिएटर एकेडमी है क्या चीज़, ठीक है। अब क्रिएटर एकेडमी एक वेबसाइट है जो कि आपके टिकटॉक के अकाउंट के साथ लिंक हो जाती है, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे क्रिएटर एकेडमी टिकटॉक, ठीक है, आपके पास इस तरह से आ जाएगा, आपके अकाउंट के साथ वो लिंक हो गई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको सारी चीज़ें बतानी है,
ठीक है। पहले नंबर पे म्यूज़िक्स जो वायरल चल रहे हैं, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें वर्क विद आर्टिस्ट है, ठीक है, सारी चीज़ों का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये कि जितने भी इन्होंने ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग कोई गाइडलाइन चाहिए, आपको नहीं समझ आ रही। टिकटॉक मोनेटाइजेशन फीचर्स सबसे ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ है, 2.4 मिलियन जो है वो इसके ऊपर व्यूज़ हैं, ठीक है। इतने व्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। आप इसको ओपन करो, ठीक है, ओपन करके रीड आउट करो कि मोनेटाइजेशन में टिकटॉक ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं जो कि हमें फुलफ़िल करना पड़ेंगी, जिन पे हमें कॉपीराइट के मसले नहीं आ सकते, ठीक है। ये सारी आपको प्रॉब्लम्स का आंसर टिकटॉक खुद दे रहा है कि ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, ये चीज़ें हैं जो कि आप ऐड करते हो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वीडियो गिफ्टिंग का, ब्रांड मिशन, वर्क विद आर्टिस्ट, सारी चीज़ें उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर की हुई कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इनको आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अभी आपने खुद करना है, मैं आपको इस पर कोई वीडियो नहीं बना के देने वाला, ठीक है। ये इतने ज़्यादा है तो ये कि इस पर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आपने खुद एक दफ़ा से रीड आउट कर लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे वही आ गया टूल जिसका मैंने आपको बताया था, क्रिएटर सर्च इनसाइट का। अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर टूल के बारे में, हर चीज़ के बारे में टिकटॉक आपको खुद जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या आप मतलब ये कि रिसर्च की बात आ जाती है, थोड़ा सा खुद से सर्च आउट करेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगी। क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस, अब हाई क्वालिटी क्या चीज़ है टिकटॉक की नज़र में, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। टिकटॉक ने स्टेप बाय स्टेप आपको ओरिजिनलिटी पॉलिसीज़, ओरिजिनलिटी की क्या पॉलिसीज़ है टिकटॉक की नज़र में, ओरिजिनल कंटेंट क्या चीज़ है, वो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो। फिर हमारे पास क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम वही आ गया, 2.1 मिलियन व्यूज़, इसके ऊपर भी इस चीज़ को भी आप चेक करो, ठीक है। चीज़ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि मोनेटाइजेशन किन कंट्रीज़ के अंदर है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, फिर अकाउंट स्टेटस, ये वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर की हुई हैं। आप इनको रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि टिकटॉक हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं जिस पे हमारी वीडियोज़ के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक। अब वही चीज़ उन्होंने बताई कि आप क्रिएटर सर्च इनसाइट को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को अब आपने खुद के बिहाफ पे चेक करना है, ताकि आपको क्लियरेंस हो कि टिकटॉक हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमने टिकटॉक को किस तरह से कंटेंट देना है, टिकटॉक हमारा कंटेंट किस बिहाफ पे जब वो वायरल करेगा। बेसिकली हमारा काम मोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो मोनेटाइजेशन के रिलेटेड जो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो आप सारी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओरिजिनलिटी की, क्रिएटर रिवॉर्ड की। फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, गेटिंग स्टार्ट विद एन अकाउंट, कि आप अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, वो चीज़ भी उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपने खुद रीड आउट कर लेना, यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि टिकटॉक आपको खुद बता रहा है कि मेरा प्लेटफॉर्म ये डिमांड करता है, आप ये फुलफ़िल करो, मैं आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट था। फिर व्हाट इज़ क्रिएटर सर्च इनसाइट, इसका भी आप इसी सेम वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो। मैंने भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दी है, लेकिन अब आपने इसके ऊपर खुद रिसर्च करके फर्दर जो है अपनी नीश के रिलेटेड चेक करना कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं जिनको हमने फॉलो करना है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था वहाँ पे मूवीज़ रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। अब हमारे हमें जिन्होंने होस्ट किया था एक फ़ीमेल थी, एक मेल था, ठीक है। तो मेल ने वो क्वेश्चन कन्वे किया था आगे फीमेल को कि आप इसका आंसर करें मूवी रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। तो वो इस चीज़ पे बड़ा हेजिटेट सी हो रही थी, उनको समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसको किस तरह से ब्रीफ करूँ या किस तरह से इसको आगे मैं समझाऊँ इनको, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से उनको खुद ही शायद क्लियर था कि मूवीज़ रिलेटेड कंटेंट को किस तरह से एडिट करना। बाकी जो मेरी समझ में आई है बात, या जो मैंने खुद मूवीज़ पे काम करवाया है, वो यही है कि मूवीज़ पे आता ही कॉपीराइट है, ठीक है। जितना मर्जी आप वैल्यू ऐड कर लो उसके अंदर। उन्होंने हमें बताया था कि आप क्या करते हो, आप खाली बस क्लिपिंग कर रहे हो। एक मूवी है उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के एक वीडियो बना के आप अपलोड कर रहे हो, तो आपका कॉपीराइट में कौन सा डर होता है। अब उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करो, ट्रांजेक्शन्स ऐड करो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। अटक अटक के वो भी मतलब समझ लो कि सोच सोच के बता रही थी, उनको शायद समझ ही नहीं आ रही थी। अब वो उनका है कि मतलब देख के पता चल ही जाता है बंदे के एक्सप्रेशंस को कि वो किस तरह की क्या जो वो सेंस से बात कर रहा है, ठीक है। इस बिहाफ पे उन्होंने ये बात की थी। बाकी मेरी रिकमेंडेशन नहीं इस चीज़ के ऊपर। मेरा एक एडिटर भी वो भी मुझे बोल रहा था, मोहसिन भाई मैं मूवीज़ के ऊपर खुद एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग एक्सप्लेनेशंस करते हैं, मैं एज इट इज़ कंटेंट बना के आपको देता हूँ, आप अपलोड करें, ठीक है। मैंने कहा कि यार आप इतनी मेहनत करो, डेली की 3-4 वीडियोज़ आप बना के मुझे देते भी हो, ठीक है। मैं अपलोड करवाता हूँ, हमारा वो अकाउंट चलता है, मोनेटाइज होने के बाद उसने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, ठीक है। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, इतनी ओरिजिनलिटी उसके ऊपर इनपुट करने का क्या फ़ायदा है। इसके अगेंस्ट हम कोई दूसरा कंटेंट पकड़ते हैं जो कि हमारा चले तो सही। बाकी कि कंटेंट वायरल होता है ये वाला। अब वो फेस रिएक्शन के साथ भी कुछ लोग कर रहे हैं, एआई फेस रिएक्शन लगा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बना के अपने फेसबुक पे शायद अपलोड की हुई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो।
ठीक है। तो ये कि इसके थ्रू आउट आप ऑडियंस अगर बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। जो मूवीज़ ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, आप उसको पकड़ो, लगाओ यहाँ पे इसके क्लिप्स, वो आपको अच्छी खासी ऑडियंस देता है। इंडिया की कुछ मूवीज़ थी ऐसी जो कि मैंने देखी थी, लोगों ने लगा के उसके ऊपर एक एक क्लिप के ऊपर अच्छी खासी ऑडियंस ली हुई थी। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको आपने उस क्लिप को 9/16 फ्रेम में करना। अब टिकटॉक का क्या फ्रेम है, 9/16 है। यूट्यूब का क्या फ्रेम है, 16/9 है। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। अब जो 9/16 फ्रेम है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपने उस क्लिप को इतना खींच के लंबा करके 9/16 के अंदर करना है। वो चाहे यूट्यूब वाले फ्रेम के अंदर ही आप उसको टिकटॉक पे अपलोड करो, टिकटॉक उसको अच्छा खासा पुश करता है। ठीक है। अब इन्होंने वो चीज़ भी क्लियर की थी कि कॉम्पिटिटर है ये यूट्यूब का, ठीक है, उसको ये आगे टैकल करना चाहता है, तो उस बिहाफ पे आगे इस तरह की वीडियोस को प्रमोट करता है जिसमें यूज़र जो है वो पूरी स्क्रीन का एक्सपीरियंस ले हॉरिजॉन्टल करके अपने फ़ोन को। ठीक, ये इस मीटिंग से पिछली मीटिंग के अंदर इन्होंने हमें क्लियर किया था, आज से 3 माह पहले हुई थी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर आ जाता है मल्टीपल अकाउंट्स ऑन अ सिंगल आईपी, कि अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं ऑन अ सिंगल आईपी, तो क्या उस पे हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो आंसर ये था कि नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। मल्टीपल अकाउंट्स है, बिहाइंड एक ही यूज़र है उन मल्टीपल अकाउंट्स को चलाने वाला, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी वो उनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग थी। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इस पे इशू आ जाता होता है, आपका आईपी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आपके अगर एक आईपी के ऊपर, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, 7 से 10 अकाउंट चला ले, मिनिमम 5 रख ले। ठीक है, मैं आपको जितने भी अकाउंट्स दिखाऊंगा अपने मल्टीपल जो मोबाइल मेरे पास यहाँ पे हैं जिन पे मेरी टीम वर्किंग्स कर रही हैं, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 5-7 इतने अकाउंट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक एवरेज नंबर ऑफ़ अकाउंट है जिस पे आपको ब्लैक लिस्ट होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आईपी ब्लैक लिस्ट होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, 20-20 30-30 अकाउंट्स ना बनाएं, अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टिकटॉक अभी इस चीज़ को काफ़ी डिटेक्ट कर रहा है, एल्गोरिदम डिटेक्ट कर रहा है। वो ह्यूमन थे, उन्होंने अपने हिसाब से आंसर किया है। काम तो वही होना है जो एल्गोरिदम ने करके देना है। ठीक है, करना तो आगे एल्गोरिदम नहीं है, या उन बंदों ने आकर चेक करना है। ठीक है, तो हमने खुद इस चीज़ को वेरीफाई करना है अपनी वर्किंग के थ्रू कि हमारी अकाउंट के ऊपर कितने, सॉरी, हमारे आईपी के ऊपर कितने अकाउंट्स हैं जो कि स्टेबली चल रहे हैं। हमने आगे बस उन्हीं को लेकर चलना है, ज़्यादा बल्क में अकाउंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं आती। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। फिर हमारे पास लास्ट पे एक क्वेश्चन हुआ था, इसका वो आंसर कह रहे थे कि ना ही करना पड़े हमें। ठीक है, अब मैंने भी ये 2-3 बार क्वेश्चन किया था सिक्योरिटी रीज़न के बारे में। ठीक है, काफ़ी क्रिएटर्स थे जिन्होंने इस चीज़ में मेरी हमायत की कि यार ये बंदे हमें क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे सिक्योरिटी रीज़न के बारे में। जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, उनको भी ये सही से चीज़ क्लियर नहीं थी कि सिक्योरिटी रीज़न किस वजह से आ रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम किस वजह से सिक्योरिटी रीज़न दे रहा है। अब एक चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म की जब नई नई मोनेटाइजेशन आती है तो उसमें काफ़ी बग्स आते हैं। टिकटॉक डे बाय डे अपडेट हो रहा है, डे बाय डे इनकी अपडेट्स आ रही हैं। अब मंथ में इनकी दो तो अपडेट्स आ रही हैं, एक 15 तारीख को, एक 30 तारीख को। ठीक है, जब अपडेट्स आती हैं एल्गोरिदम में चेंजेस होते हैं, या तो अकाउंट्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आती हैं, वीडियो के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आती हैं, काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही। जब तक ये प्लेटफॉर्म स्टेबल, मोनेटाइजेशन टिकटॉक की कहीं नहीं जा रही। ठीक है, मोनेटाइजेशन जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स की है वैसे ही चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब जो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम है उसके बारे में एक रूमर सा चल रहा था। ठीक है, अब वो मेरे स्टूडेंट के एक अकाउंट के ऊपर इस तरह से, अब इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली काम करे, चिल रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने हमें जो इसके ऊपर चीज़ क्लियर की थी, ठीक है, बस उन्होंने ये बताया था कि ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करें, ओरिजिनलिटी की तरफ है, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कॉपीराइट से बचें और ओरिजिनलिटी से बचें। ठीक है, इतना बोल के तो वो चुप हो गया। ठीक है, तो काफ़ी फिर आगे जो है हमारे साथ जो दूसरे भी क्रिएटर्स थे वो यूएसए के थे, अदर कंट्रीज़ के थे। ठीक है, उन्होंने उनमें से काफ़ी फिर ऐसे जो है वो उसके अगेंस्ट हो गए कि बड़ा अजीब सा इन्होंने वाइल्ड सा आंसर दिया है कि भाई जो आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करो। अब एक क्रिएटर उसमें से बोलता है मैं सारा ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे स्टिल उसके ऊपर सिक्योरिटी रीज़न आ रहा, बाद में इसके ऊपर उन्होंने कोई बात ही नहीं की थी। तो मैं समझ गया कि यार ये बंदे जो है ना, अब इनको इस चीज़ के बारे में क्लियरेंस नहीं है, एल्गोरिदम किस तरह से कर रहा है। मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो, या तो इनके एल्गोरिदम में अभी किसी किस्म का कोई बग चल रहा है, या बग्स चल रहे हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, न्यू मोनेटाइजेशन है तो हर प्लेटफॉर्म की मोनेटाइजेशन के ऊपर इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहे यूट्यूब थी, वो चाहे फेसबुक थी, वो चाहे अब टिकटॉक है, सबके ऊपर इस तरह से एक दफ़ा से प्रॉब्लम्स आती हैं जब तक उनका एल्गोरिदम स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर, अभी तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट वीडियो होगी इसी चीज़ के ऊपर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है पिछले 4 माह से सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर, हमने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, अनओरिजिनलिटी एक इशू है, बिल्कुल है,
जब आपकी वीडियो के ऊपर या आपके अकाउंट के ऊपर आपको सिक्योरिटी रीज़न आता है तो वो नीचे आपको बताते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इलीगल कंटेंट या क्यूआर कंटेंट, इस तरह वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं, लो क्वालिटी कंटेंट। ये तो एक रीज़न है जो कि उन्होंने सिर्फ उसको रीड चार्ट को रीड आउट करके उन्होंने बताया कि हाँ ये इस तरह से है। बाकी जो उसके बिहाइंड प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं या होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा सभी अपना। नेक्स्ट वीडियो हमारी सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर भी होगी। और जो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम की एक अपडेट आई है, रूमर सा चल रहा है, ठीक है, उस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मेरे सिर्फ वो एक स्टूडेंट के अकाउंट पे ये प्रॉब्लम आई थी, ग्रुप में उसने पोस्ट शेयर की कि मोहसिन भाई मेरे अकाउंट पे मुझे इस तरह से आया है, ठीक है। तो इस पर भी जो है फर्दर आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, किस तरह से हमने वर्किंग लेके चलनी है, वाकई इस तरह से है, प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, इस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे। बाकी है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर होगी। फिर एक वीडियो हमारी प्रीवियस भी रहती थी कि अगर हमारा अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम का, तो उसको हमने यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, इस चीज़ के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सिक्योरिटी रीज़न बड़ी प्रॉब्लम चल रही है टिकटॉक के ऊपर। जो चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा बस आपने उनको अवॉइड करना है। इसका कोई ये नहीं कि मैं इस तरह से ये कोई ट्रिक लगा लूँ या मेथड अप्लाई कर दूँ तो मेरी वीडियो के ऊपर सिक्योरिटी रीज़न आएगा नहीं, ठीक है। तो वो आना ही आना है, बस ये कि हमने उस प्रॉब्लम को टैकल इस बिहाफ पे करना है कि जो जो रीजंस बताऊंगा उन रीजंस को बस आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।